हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त फिर से एक बार बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज आपके सामने पेश हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर बाद में दूंगा। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न में पूछ रहा है कि ml पे पावर -1 t पर पावर -2 ये किसका आयामी सूत्र है। इसका सही जवाब होगा लोच के मापांक का। लोच के मापांक का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं और ये होता है F/A इंटू थीटा। थीटा क्या है? ये होती है विकृति। ये विकृति होती है। विकृति का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L0/L। L क्या होती है? आपकी लंबाई होती है। तो देखिए, जब आप लंबाई से लंबाई को डिवाइड करेंगे तो ये विमाहीन हो जाएगी, मतलब यूनिट लेस हो जाएगी। ये यूनिट लेस हो जाएगी क्योंकि ये एक रेशियो आ गया। तो अब इसका हम डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं। F बराबर m इंटू ए होता है। m इंटू ए, ए त्वरण है, नीचे एरिया इंटू थीटा है। तो थीटा का तो कोई होता नहीं है बीमा, और ये जो m है उसका होता है m, और जो आपका त्वरण है इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो LT पर -2, और नीचे ये हो जाएगा L2। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली आप निकालेंगे m L की पावर -1 और T की पावर -2। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा श्यानता के गुणांक का आयामी सूत्र क्या है। तो ठीक है, इसका सही जवाब होगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि श्यानता मतलब क्या होती है। तो जो द्रव होता है वो लेयर्स में फ्लो होता है। जैसे पानी है तो पानी कई परतों में फ्लो होता है और प्रत्येक परत में एक प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल लगता है, और ये धारा प्रवाह का विरोध करता है। इसी को हम श्यान बल कहते हैं और इस गुण को श्यानता कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा m L पे पावर -1 T पे पावर -2। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा आंसर आपका है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब देखिए इसका फार्मूला अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये होता है श्यानता बराबर F इंटू ए इंटू थीटा। थीटा आपकी होती है विकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, रेशियो होती है। अब F की वैल्यू होती है m इंटू ए। तो m का डायमेंशन फार्मूला होता है m, मतलब द्रव्यमान का m होता है, और त्वरण का LT पर -2 होता है। अगर हम एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा L2। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी m L पे पावर -1 T पे पावर -2। ठीक है, तो अब इसमें से आप चेक कर लीजिए, तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है कि वह सही क्रम क्या है जिसमें इकाइयों की लंबाई बढ़ती है। देखिए, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपकी आंसर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी की बात की जाए, सबसे बड़ा होता है आपका ये, उसके बाद आपका होता है ये, और तीसरे नंबर पे आपका होगा ये। ठीक है, तो अगर हम सही जवाब देखें उस हिसाब से तो चौथा विकल्प देखिए, दूसरा मतलब जो माइक्रोन है वो सबसे बड़ा होगा। माइक्रोन के बाद उसके बाद नैनोमीटर बड़ा होगा, और सबसे लास्ट में एंगस्ट्रॉम बड़ा होगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपल का आयामी सूत्र क्या है। देखिए, कपल का मतलब होता है ना, कपल का मतलब होता है जहाँ पर दो फोर्स लग रहे हों, तो दो फोर्स लगेंगे तो वो कपल कहलाते हैं। जैसे F1 F2 कहीं लग रहा है, इनका जो कंबाइंड होगा उसको हम कहेंगे कपल। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर हमको निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण के फार्मूले से, जिसका वैल्यू होता है टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी, और F होता है m इंटू ए इंटू डी।
देखिए m का हो जाएगा कैपिटल M, त्वरण का हो जाएगा L t पर -2 और d का हो जाएगा ये -2 है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रश्न 4। इसमें हमको बताना है कपल का आयामी सूत्र क्या होगा। कपल का अर्थ होता है जैसे कि दो फोर्स जहाँ पे काम करते हैं एक साथ, तो इनको हम कपल कह देते हैं, इनको हम कपल कह देते हैं। अब अगर हमें इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो देखिए बल आघूर्ण बराबर होता है F इंटू डी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बल का आघूर्ण होता है वो किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने का कार्य करता है। तो देखिए F मतलब होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण और ये आपका होता है डिस्टेंस। तो अब m की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M, त्वरण होता है L t पर -2 और d मतलब हो जाता है आपका लंबाई, तो L हो गया। अब फाइनली आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा m L2 t पर -2। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये रहा आपका सही आंसर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए हमको सूची मिलानी है, तो ठीक है। देखिए जो दूरी है, दूरी जो होता है ये प्रकाश वर्ष इसकी यूनिट हो गई, ऊर्जा की यूनिट जूल हो गई, ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में मापते हैं और आवृत्ति हम हर्ट्ज में मापते हैं। मतलब A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, C का 4 हो गया और D का 1 हो गया। अब ये ऑप्शन आप मिला लीजिए, 2 3 4 1, पहला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी हमको मिलान करना है, तो ठीक है। देखिए तापमान को हम केल्विन में मेजर करते हैं, शक्ति को हम वाट में मेजर करते हैं, दबाव को हम पास्कल में मेजर करते हैं और बल को न्यूटन में मेजर करते हैं। तो इसका 1 2 3 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी मिलान करना है, तो देखिए जो आपका त्वरण होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। विद्युत प्रवाह जो होता है, मतलब करंट को आप किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। किया गया कार्य इसकी यूनिट जूल होती है और जो आवेग होता है या इम्पल्स होता है उसको हम न्यूटन सेकंड में मापते हैं। इम्पल्स ये होता है हमारा आवेग F इंटू टी, तो ये न्यूटन सेकंड। तो उस हिसाब से देखा जाए तो A का हो गया 4, B का हो गया 3, C का हो गया 1 और D का हो गया 2। तो हमारा सही आंसर होगा 4 3 1 2, ये होगा ऑप्शन सी। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 8वां प्रश्न। इसमें पूछ रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ ऊष्मीय चालकता, इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, और ये बताता है कि किस मटेरियल में ऊष्मा का प्रवाह अच्छा होता है। तो देखिए इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। K इज इक्वल टू होता है, इसकी अगर हम यूनिट ले लें तो होता है वाट अपॉन मीटर केल्विन। मतलब हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू P अपॉन लेंथ इंटू केल्विन को थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए P को क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि ये होता है W/T, P इज इक्वल टू इंटू L इंटू थीटा। अब आप डिराइव करना चाहते हैं K का अगर डायमेंशन फार्मूला, तो W बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए फाइनली आपका ये फार्मूला बनता है डिराइव करने के लिए। और जब आप डिराइव करेंगे फार्मूला, तो अब जैसे F का हमको पता है होता है M इंटू A, यहाँ हो जाएगा M LT पर -2। जो D है इसका हो जाएगा L, T आपका सेकंड है तो इसका हो जाएगा T, ये आपका लेंथ है तो इसका हो जाएगा L, और थीटा का थीटा लिख देते हैं। तो इसको जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M L T पर -3 थीटा पर -1। अभी ऑप्शन आप देख लीजिए कि कहाँ पर है। तो ये जो है हमारा चौथा ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभव आयाम रहित मात्रा है। देखिए अगर आपसे प्रवणता पूछा जाए तो मतलब कि दूरी के रिस्पेक्ट में आपको रेशियो लेना होता है। अगर वेग प्रवणता की बात करें तो वो V/R हो जाएगी, दाब प्रवणता की बात करें तो P/R हो जाएगा,
विस्थापन प्रवणता की बात करें, विस्थापन को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डी बाई आर, और बल प्रवणता को हम एफ बाई आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन चारों में आप खुद देख लीजिए, जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसको हम अगर आर मतलब आर से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विस्थापन प्रवणता। अब v हो या u हो, दोनों दूरी का मात्रक है, तो जो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है वो l होता है। ये जो r है ये भी दूरी है, ये भी l, l से l कट जाएगा तो ये विमाहीन हो जाएगा। तो विस्थापन प्रवणता इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? देखिए, हम बात करते हैं समय, समय जो है अदिश राशि होती है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। आयतन की बात करें तो आयतन की भी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये भी जो है आपका अदिश राशि होगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व में भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी आपकी अदिश राशि होगा। अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग हमारी सदिश राशि होती है, जिसकी वैल्यू होती है P = m × v। और आपको पता होगा कि संवेग हमको दिशा देता है, और इसके कई एप्लीकेशंस हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। प्रकाशमान तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? देखिए, ये सिंपल सा प्रश्न है। इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रकाश की एक किरण सघन से दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है तो क्या होता है? देखिए, ये मैंने आपको बताया था। देखिए, ये मीडियम है और हम एक यहाँ पे लंब खींच देते हैं, और अगर इधर मान लेते हैं कि हमारा ये सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है, तो आप देखिए, जब भी सघन से विरल में जाएगी किरण, जब भी सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, दूर हट रही है। और जब जब विरल से सघन में जाएगी तो लंब की ओर जाएगी, लंब की ओर झुकेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सघन से दुर्लभ में जा रही है, मतलब विरल माध्यम में जा रही है। तो जब विरल माध्यम में जा रही है तो ये सामान्य से दूर झुकेगी। आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, सघन से विरल तो दूर होगी, और विरल से सघन तो पास होगी। किसके पास होगी? परपेंडिकुलर, मतलब अभिलंब के पास होगी। तो ये आप चाहे तो नोट कर लें, ये ट्रिक भी है, वैसे समझने वाली बात है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, वो मैंने बस आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं? देखिए, परावर्तन के नियम सभी प्रतिबिंबित सतहों के लिए सत्य है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? देखिए, समतल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है वो होती है आपकी अनंत। क्यों? क्योंकि जो समतल दर्पण का रेडियस होता है, रेडियस भी अनंत होता है, और जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है। तो अगर रेडियस अनंत होती है, अनंत में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वो भी अनंत आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अनंत। और अगर हम इसमें ये बात करें कि इमेज हमारा कैसा बनेगा, तो देखिए फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसमें अगर हम f को इनफाइनाइट रख दें, 1/∞ = 1/v + 1/u। 1/∞ मतलब 0 आ जाता है, तो यहाँ पर v = -u। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जिसका चित्र बनेगा, वो माइनस में होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिलक्षित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, वस्तु की सामग्री की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, और सतह की चिकनाई पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी सही हैं। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोमबत्ती की लौ की कई छवियां मोटे दर्पण में देखी जा सकती हैं। देखिए, आप कभी भी देखेंगे दर्पण में तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ज़्यादा चमकदार और कहीं कम चमकदार दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर होगा सभी चित्र समान रूप से उज्ज्वल हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लास के पानी तक प्रकाश के महत्वपूर्ण कोण के लिए न्यूनतम होता है। देखिए, सबसे कम कोण कौन बनाएगा? ये रहा हमारा 17वां प्रश्न। ग्लास के पानी से
प्रकाश के महत्वपूर्ण कोण के लिए न्यूनतम। कहने का मतलब ये है कि किस कलर के लिए जो प्रकाश का कोण होता है वो न्यूनतम होता है। तो देखिए इसका सबसे सिंपल सा जवाब है लाल रंग, क्योंकि जब आप देखेंगे कि एक प्रिज्म है, इसमें प्रकाश की किरण आती है और ये 7 रंगों में डिवाइड होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो सबसे ऊपर वाली होती है ये आपकी रेड होती है, और नीचे वाली जो होती है ये आपकी वायलेट होती है। तो वायलेट सबसे ज़्यादा झुकती है और रेड सबसे कम झुकती है। तो इसमें देखा जाए, अगर एंगल की बात करें, अगर हम यहाँ से एंगल निकालते हैं तो सबसे कम एंगल रेड का होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है लाल रंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एक किरण या प्रकाश हवा से एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या होगा? देखिए जब हवा से स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो घट जाएगी, इसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश का वेग होता है, जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये दोनों बदलता है, चेंज होता है। लेकिन जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती है, वो चाहे जिस भी माध्यम से प्रकाश गुजरे वो सेम रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो अब देखिए जो मैंने आपको समझाया कि कौन सी भौतिक मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो इसका सिंपल सा जवाब है आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक तराशा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है, रेडियोधर्मी है, कुल प्रतिबिंब के कारण, फैलाव के कारण। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये डायमंड है और इसके अंदर अगर लाइट आ रही है प्रकाश की, अब वो लाइट आने के बाद लाइट टकराएगी, फिर यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये लाइट टकराती रहती है, जितना ज़्यादा हीरा तराशा जाता है उतना ही ज़्यादा लाइट टकराती रहती है, और हीरे में टकरा के इधर उधर ट्रेवल करती रहती है, जिससे हमको लगता है कि हीरा चमक रहा है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, फैलाव के कारण। इसमें क्या है कि किरणों का फैलाव हो रहा है जिस वजह से हीरा चमक रहा है। इसमें होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जब इसमें चली जाती है ना, तो वो बाहर निकल ही नहीं पाती है, वो अंदर टकराती रहती है और अंदर ही अंदर ट्रेवल करती रहती है, जिससे कि हीरे की चमक बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।